मैं PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट थर्ड आधुनिक भारत का इतिहास में जो चर्चा करेंगे वो हमारा टॉपिक है पंजाब में रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच संबंध। सिख ने अपने को 12 मिसाल यानी 12 राज्यों में विभक्त कर रखा था और उन्हीं में से एक मिसल थी सुकार चकिया और जिसका प्रमुख था रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का लक्ष्य एक शक्तिशाली सिख राज्य बनाने का था। रणजीत सिंह ने 26 जुलाई 1806 में सतलज नदी को पार करके लुधियाना पर अधिकार कर लिया। रणजीत सिंह का सतलज नदी के पूर्व के राज्य नाभा, पटियाला, जिंद आदि में हस्तक्षेप करना अंग्रेज़ों को पसंद नहीं था। अंग्रेज़ों ने 9 फरवरी 1809 में एक घोषणा के द्वारा सतलज नदी के पूर्व के राज्यों को अपना संरक्षण में ले लिया और स्पष्ट कर दिया कि यदि रणजीत सिंह उन पर कोई आक्रमण किया तो उनका मुकाबला शस्त्रों से किया जाएगा। रणजीत सिंह इसे बहुत ही असंतुष्ट हुआ, परंतु उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। वह जानता था कि वह उस समय तक पंजाब के एक भाग का मालिक है, जबकि अंग्रेज संपूर्ण भारत के स्वामी बन चुके थे। उनकी शक्ति के मुकाबला करना एक प्रकार से सर्वनाश को बुलावा देना है। इसके अतिरिक्त रणजीत सिंह ये भी वह था संभवतः अन्य राज्य भी कहीं अंग्रेजी संरक्षण प्राप्त करने के लालच में न आ जाए। इन कारणों से उन्होंने अंग्रेज़ों से मित्रता करना ही उचित समझा और अंग्रेज़ों और रणजीत सिंह के बीच में 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार सतलज नदी के उत्तर के 45 परगनों पर अंग्रेज़ों ने रणजीत सिंह का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। रणजीत सिंह ने सतलज नदी के पूर्व में न बढ़ने का वादा किया और अंग्रेज़ों ने भी पश्चिम में न बढ़ने का आश्वासन दिया। इस प्रकार सतलज नदी दोनों ही राज्यों को पृथक करने वाली सीमा मान ली गई। दोनों एक दूसरे के मित्र बने रहने का वादा किया। इस प्रकार अमृतसर संधि के द्वारा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच स्थायी मित्रता स्थापित हो गई। अंग्रेज़ों ने इस संधि का बहुत लाभ हुआ। पूर्व की ओर रणजीत सिंह के राज्य विस्तार की इच्छा को रोक लिया और अंग्रेज़ों की राज्य की सीमा सतलज नदी तक हो गई। अमृतसर की संधि ने रणजीत सिंह की समस्त सिख राज्यों को संगठित करने की इच्छा को समाप्त कर दिया, लेकिन रणजीत सिंह ने पश्चिम और उत्तर की ओर ध्यान दिया। अगस्त 1809 में रणजीत सिंह ने कांगड़ा को जीत लिया। कांगड़ा की विजय के पश्चात रणजीत सिंह ने पंजाब के अन्य छोटे छोटे राज्यों की ओर ध्यान दिया और धीरे धीरे उन्हें सतलज नदी के पश्चिम के सभी सिख राज्यों पर अधिकार कर लिया। रणजीत सिंह ने 1813 ईस्वी में अटक, 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर को जीत लिया। इस प्रकार रणजीत सिंह आजीवन युद्ध करता रहा और एक संगठित राज्य की स्थापना करने में सफल रहा। पूरब और दक्षिण की ओर उसके साम्राज्य की सीमाएं अंग्रेज़ों के कारण नहीं बढ़ सकी, परंतु उत्तर पश्चिमी भारत में उसने एक शक्तिशाली राज्य स्थापित कर लिया। मध्य युगीय शासकों की भांति रणजीत एक स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासक था। राज्य की संपूर्ण शक्तियां उसके हाथों में केंद्रित थी। शासन की सुविधा की दृष्टि से रणजीत सिंह ने संपूर्ण राज्य को 4 प्रांतों में विभक्त किया था। ये थे लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर। गांव की पंचायतें भी शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत
लगान था जो उत्पादन का 33 से 40% लिया जाता था। रणजीत सिंह के शासन की एक मुख्य जो विशेषता थी वो थी खालसा सेना का संगठन। रणजीत और अंग्रेजों के संबंध। रणजीत सिंह ने सर्वदा अंग्रेजों से अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयत्न किया, चाहे उसकी भावना अंग्रेजों के प्रति अच्छी नहीं हो। उसने 1809 में हुई अमृतसर की संधि का निरंतर पालन किया। इससे नेपाल को अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता देने से इनकार कर दिया। तृतीय मराठा युद्ध में नागपुर के भोसले भागकर रणजीत सिंह से सहायता मांगने आए, तब भी उन्होंने इनकार कर दिया। और इसी प्रकार से 1825 में भरतपुर के राजा अंग्रेजों के विरुद्ध उसकी सहायता मांगी, तब भी उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के प्रति मित्रता की भावना कभी नहीं रखी, सर्वदा उनकी प्रगति में बाधा उपस्थित की और उसमें कठिनाइयों का लाभ उठाने का प्रयत्न किया। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलज नदी के पूर्व की ओर बढ़ने से ही नहीं रोका, बल्कि जब जब उसने सिंध में अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयत्न किया, तब तब उसे रोका। जब रणजीत सिंह ने शिकारपुर पर अधिकार करने का प्रयत्न किया, तब अंग्रेजों ने स्पष्ट कर दिया कि वह ऐसा नहीं कर सकता। यदि अंग्रेजों ने 1835 ईस्वी में फिरोजपुर पर अधिकार कर लिया, जिस पर वे रणजीत सिंह का स्वामित्व स्वीकार कर चुके थे। फिरोजपुर अंग्रेजों के लिए सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और सिख राजधानी लाहौर से बहुत निकट था। अनेक इतिहासकारों ने अंग्रेजों के प्रति रणजीत सिंह की इस नीति को उचित बताया। उनका कहना है कि यथार्थवादी था। वह ये जानता था कि अंग्रेज उसके अधिक शक्तिशाली है, उनका विरोध करके युद्ध करना ही का अर्थ है अपने राज्य का सर्वनाश करना। इस कारण वह बुद्धिमान से युद्ध टालता रहा और वो सर्वथा उनसे मित्रता रखी। परंतु कुछ इतिहासकार ऐसे भी है जो रणजीत सिंह की इस नीति की को दुर्बलता और अदूरदर्शिता की नीति बताते हैं। इसके पक्ष के इतिहासकारों का मत है कि रणजीत को यह सोचना चाहिए था और उसे ज्ञान भी होगा कि अंग्रेज किसी न किसी अवसर पर पंजाब को जीतने का प्रयास करेंगे। ऐसी स्थिति में उसे नेपाल, मराठा या अन्य भारतीय राज्यों से संधि करके अंग्रेजों को भारत से निकालने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए था। इस नीति के परिणाम कुछ भी होते, परंतु अपने सर्वनाश को चुपचाप प्रतीक्षा करने के स्थान पर साहसिक नीति अपनाना निसंदेह लाभप्रद होती। अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर अधिकार और प्रथम द्वितीय सिख आंग्ल युद्ध। रणजीत की मृत्यु होते ही सिखों में अशांति फैल गई और आंतरिक झगड़े उठ खड़े हुए। अंग्रेज इन्हें सफलतापूर्वक जीत सके। रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र खड़क सिंह महाराजा बना। खड़क सिंह की मृत्यु 5 नवंबर 40 में हो गई। रणजीत सिंह का एक अन्य पुत्र शेर सिंह महाराजा बना। शेर सिंह 2 वर्ष के शासन दुर्बलता और विलासिता का रहा और अंत में 1843 में शेर सिंह और उसके पुत्र प्रताप सिंह और वजीर ध्यान सिंह तीनों का सिंघनवालिया सरदारों के द्वारा कत्ल कर दिया गया और इसके बाद पंजाब का शासक दिलीप सिंह बना। इस प्रकार 1845 ईस्वी के अंत तक पंजाब की स्थिति ऐसी बन गई जिसमें एक अवयस्क शासक दिलीप सिंह, जिसकी संरक्षक एक विलासप्रिय रानी झिंडन थी, जिसका सरदारों से पारस्परिक झगड़ा था, जिसका प्रत्येक सरदार अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए हत्या और षड्यंत्र आदि गलत तरीकों का अपना रहा था। ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ों ने पंजाब में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला और एक तरह से अंग्रेज पंजाब के सिख और डोगरा सरदारों में फूट डाल रहे थे और उन्हें विभिन्न लालच देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न कर रहे थे तथा दूसरी तरफ वे पंजाब पर आक्रमण करने के लिए सैनिक तैयारियां कर रहे थे।
1843 ईस्वी में कैथल के सिख राज्य पर अधिकार कर करनाल और फिरोजपुर में अंग्रेजी सेनाओं को एकत्रित करना आरंभ कर दिया। वे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए पंजाब को जीतना चाहते थे। अंग्रेज़ों ने अपनी सेना मेरठ अम्बाला से आगे बढ़ाने का आदेश दिया और 13 दिसंबर 45 खालसा सेना ने सतलज नदी को पार किया। उस भूमि पर अपना कदम रखने जहाँ सिख राज्य की ही थी, परंतु अंग्रेज़ों के लिए केवल इतना ही बहाना पर्याप्त था और लॉर्ड हार्डिंज ने युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार प्रथम सिख युद्ध आरंभ हो गया और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी लालसा, इस कारण सिख सेना सतलज नदी को पार करना युद्ध का बहाना बना लिया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46, जिसमें सिख बुरी तरह पराजित हुए और अंग्रेज़ों का लाहौर पर अधिकार हो गया। सिखों की पराजय का मूल कारण सरदारों की स्वार्थ और गद्दारी थी। 31 दिसंबर 1845 में सिख सेना सतलज नदी को पार किया और संभवतः इसी उद्देश्य से अचानक फिरोजपुर पर आक्रमण करने का था, परंतु यह लाल सिंह की गद्दारी के कारण पूरा नहीं हो सका और अंत में 1 मार्च 1846 में लाहौर की संधि करनी पड़ी। महाराजा दिलीप सिंह ने सतलज नदी के दक्षिण के सभी भूभागों को अपना अधिकार उठा लिया। महाराजा ने ब्यास और सतलज के बीच की भूमि के सभी किले, पहाड़ और भूभाग से अपना अधिकार उठा लिया। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 1.5 करोड़ रुपए की मांग की, जो महाराजा नहीं दे सका। इस कारण अंग्रेज़ों ने कश्मीर और हजारा के सूबे महाराजा से छीन लिए। 1 करोड़ रुपए में कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया और 50 लाख रुपए में महाराजा ने शीघ्र ही चुकाने का वादा किया। महाराजा की सेना की संख्या में 12,000 घुड़सवार और 25 बटालियन पैदल निश्चित कर दी गई। सिख द्वारा युद्ध के प्रति सभी तोप अंग्रेज़ों को दे दी गई। अंग्रेजी सैनिकों ने पंजाब की सीमा में से गुजरने की आज्ञा दे दी गई। महाराज किसी भी यूरोपियन और अमेरिकन को अंग्रेजी की स्वीकृति के बिना अपने यहाँ नौकरी नहीं दे सकते थे। इस संधि शर्तों से स्पष्ट होता है कि प्रथम युद्ध के पश्चात सिखों की शक्ति अत्यंत दुर्लभ हो गई और वो वजह से 16 दिसंबर 1846 को अंग्रेज़ों ने सिख दरबार से बहरावल की संधि की, जिसके अनुसार शासन की देखभाल करने के लिए एक अंग्रेज रेजिमेंट सिख राज्य में रखना स्वीकार कर लिया। लाहौर दरबार ने यहाँ अपना स्थायी अंग्रेजी सेना रखना और उसके व्यय के लिए 20 लाख रुपए प्रति वर्ष देना स्वीकार किया। इस प्रकार नवीन संधि पंजाब के शासक एक प्रकार से अंग्रेजी रेजिमेंट के अधिकार में चला गया। द्वितीय सिख युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध 1848-49। लॉर्ड हार्डिंग की पंजाब में जो व्यवस्था थी वह स्थायी नहीं थी। न सिख संतुष्ट थे, न अंग्रेज साम्राज्यवादी नीति। इस कारण द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का प्रमुख कारण रही है। आंतरिक शासन, अंग्रेजी रेजिमेंट के हस्तक्षेप को सिख पसंद नहीं करते थे। रानी झिंडन का जो अपमान अंग्रेज करते थे उससे भी सिख असंतुष्ट थे। इस प्रकार सिखों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध तीव्र असंतोष था और इसी का अवसर पर लॉर्ड डलहौजी अंग्रेज गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। उनका उद्देश्य आरंभ से ही संपूर्ण भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य को सम्मिलित करना था। पंजाब को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित करने के लिए केवल एक बहाने की जरूरत थी और ये बहाना उसे मुल्तान के सूबेदार मूलराज के विद्रोह से प्राप्त हो गया। विद्रोह फैलाने का दूसरा कारण अंग्रेज़ों का हजारा के सूबेदार और राजा शेर सिंह के पिता छत्र सिंह का अपमान करना था। अंग्रेज़ों द्वारा सिखों का विरोध करने का आरोप लगाकर अंग्रेज़ों ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध
छेड़ दिया, जिससे सिख पराजित हुए। 29 मार्च 1849 को डलहौजी ने पंजाब राज्य को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 4 से 5 लाख रुपए के बीच पेंशन दे दी गई और उसकी मां रानी जिडन के संरक्षण में इंग्लैंड भेज दिया गया। पंजाब को अपने राज्य में सम्मिलित करने से अंग्रेजी राज्य की सीमा भारत की प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं तक पहुंच गई। अब अंग्रेज अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम अन्य राज्यों के सीधा संपर्क स्थापित कर सकते थे। सिख भारत में अंतिम दृढ़ शक्ति थी जिसने अंग्रेजों को खतरा हो सकता था, अब वह खतरा भी समाप्त हो गया और इस प्रकार से एक पंजाब जो एक समृद्ध राज्य था वो भी अंग्रेजों के आधिपत्य में चला गया।